गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि कल का जो मेरा वीडियो था उसमें जो होमवर्क के रूप में आप लोग का 2 क्वेश्चन मिलता है वो टेक्निकल इशू के कारण आप लोग के बीच नहीं दिया गया था। और आज ज़रूर आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना पड़ता है। और जो आज मेरा ये जो क्लास है वो रिवीजन का तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। और मैंने ठाना था कि ये 40 क्लास होगा जो कि संपूर्ण सिलेबस का एक निचोड़ होगा। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं ये 40 क्लास को देखना न भूले। यह आपके परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो देखते हैं कि आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो कैसा है। जो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग के समान होती है, या कण के समान होती है, या दोनों के समान होती है, या तरंग दैर्घ्य के समान होती है। तो दोस्तों, प्रकाश के जो विकिरण की प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। जो मेरा प्रकाश है वह तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। इसलिए प्रकाश को हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूअल नेचर कहते हैं। प्रकाश तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसलिए पदार्थ की दोहरी प्रवृत्ति कहा जाता है। मेरा जो चौथा ऑप्शन है वो है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि एक तरंग दैर्घ्य बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। दरअसल ये तरंग दैर्घ्य, जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, ये वेवलेंथ क्या होता है जो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा ये हो गया, इसको कहते हैं वर्टेक्स, इसको कहते हैं शीर्ष, इसको कहते हैं शीर्ष, और इसको कहते हैं गर्त। इसको क्या कहते हैं? गर्त। इसको क्या कहते हैं? गर्त। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। क्या कहते हैं इसको? शीर्ष। इसको फिर क्या कहेंगे? शीर्ष। इसको फिर क्या कहेंगे? गर्त। यानी 2 गर्त या 2 शीर्ष या 2 शीर्ष, 2 गर्त या 2 शीर्ष के बीच के जो दूरी होती है उसे ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं? या तो 2 गर्त हो या 2 शीर्ष हो, ये दोनों के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। यानी 2 शीर्ष और 2 गर्त के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस कार्य पे सिद्धांत करता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और डी में है विवर्तन। इसका जो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए ये परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये परावर्तन क्या होता है? जब कोई लाइट किसी सतह पे पड़कर पुनः वापस हो जाता है उसको परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई सतह है, जो बोर्ड है वह कोई सतह है, इस पर कोई अगर प्रकाश आया और फिर रिटर्न हो गया, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझते हैं, प्रकाश किसी सतह पे आके पुनः जो लौटते हैं उस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उसके पूर्व के पथ से थोड़ा विचलित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई सतह है, ऐसे प्रकाश जाना था, ये सीधा डायरेक्ट न जाके या तो इधर हो जाएगा नहीं तो इधर हो जाएगा। यानी जो ये रास्ता था ये अपने रास्ता से भटक गया। कहने का अर्थ ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपना पथ से विचलित हो जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये 2 चीज पे डिपेंड करता है, इसको कहते हैं अभिलंब। या तो ये अभिलंब से दूर भागेगा या अभिलंब की ओर आएगा। ये 2 माध्यम होता है। मान लेते हैं ये सघन माध्यम है
और ये मेरा विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है और विरल माध्यम है। यानी इंग्लिश में कहते हैं डेंसर, सघन को कहते हैं डेंसर और विरल को कहते हैं रेयर। जब प्रकाश डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर भागेगा। किधर भागेगा? प्रकाश से किरण अभिलंब से दूर भागेगा। लेकिन अगर हम इसको रेयर से डेंसर में ले जाते हैं, अगर हम इसको रेयर से डेंसर यानी विरल से सघन में ले जाते हैं तो प्रकाश के किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किस तरह मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन समझ लिए, इसका कुछ प्रयोग भी समझ लेते हैं। जैसे किसी बाल्टी में एक सिक्का रखा जाता है तो थोड़ा उभरा हुआ प्रतीत होता है, और जब हम नदी के किनारे जाते हैं तो मछली को देखते थोड़ा ऊपर है, लेकिन वास्तविक में वह ऊपर नहीं होता है। जब हम पकड़ने के लिए जाते हैं तो वह दरअसल नीचे रहता है, इसलिए हमसे मछली नहीं पकड़ा पाता है। जैसे किसी बाल्टी में अगर हम कलम को रखें तो थोड़ा तिरछा प्रतीत होता है। ये सब प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो उसका भी आंसर प्रकाश का अपवर्तन ही होगा, मतलब अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाते हैं। मेरा जो तीसरा ऑप्शन था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो प्रकाश तंतु का आंसर था, जो जिस सिद्धांत पे काम करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये क्या होता है? टोटल इंटरनल डिफरेंस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल डिफरेंस। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो इसके लिए दो कंडीशन होता है। आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण क्या होना चाहिए? हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। और जो प्रकाश है हमेशा डेंसर से रेयर माध्यम में जाना चाहिए। किस माध्यम में जाना चाहिए? डेंसर से रेयर यानी सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमत्कार होता है। उसके बाद ये टोटल इंटरनल डिफरेंस के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही रेगिस्तान में मरीचिका बनता है। ये दरअसल मरीचिका क्या होता है? गर्मी के दिनों में जब हम देखते हैं पेड़ के छांव की तरह तो दरअसल पेड़ हमें उल्टा दिखाई देता है। या फिर नॉर्मल हम लोग अनुभव करते हैं जब गर्मी के दिनों में कहीं रास्ते से बिलोंग्स करते हैं तो आगे देखते हैं जहाँ कहीं भी पेड़ होता है उसके नीचे पानी सा प्रतीत होता है, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो दरअसल पानी नहीं होता है। यह एक प्रकाशीय भ्रम है। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। मेरा जो ऑप्शन डी है वो विवर्तन। ये विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी कोने से मुड़कर आगे निकल जाता है उसको विवर्तन कहता है। यानी जब प्रकाश मान लेते हैं ऐसे आया और फिर तिरछा मुड़ के ऐसे निकल गया, इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। क्या है? धूलकण है। मेरा ऑप्शन नंबर ए है CO2। CO2 ये सबसे भारी गैस है। ये क्या होता है? सबसे भारी गैस होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। प्रकाश संश्लेषण इसी के मौजूदगी में होता है। किसके मौजूदगी में? तो कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदगी में होता है। ये जो हीलियम है, हीलियम इसका उपयोग जो होता है गुब्बारा के भरने के रूप में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। जो मेरा डी ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे प्रकृति में काफ़ी अच्छा मात्रा यानी 78 समथिंग मात्रा में अवेलेबल है। ये नाइट्रोजन का प्रयोग वायुयान के चक्का में किया जाता है। चक्का में गैस के रूप में किया जाता है। यानी कहेगा कि वायुमंडल जहाज के जो चक्का है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन का। मेरा जो चौथा जो क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तरंगदैर्घ्य से, आवृत्ति से, चाल से, तीव्रता से। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। किससे होता है? तरंगदैर्घ्य से। दोस्तों तरंगदैर्घ्य क्या होता है? हम अभी समझाए हैं, दो शीर्ष या दो गर्त के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है वो कम तरंगदैर्घ्य होता है उसके पास, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है।
किसके कारण? तो कम तरंग दैर्ध्य के कारण। दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, और तीसरा है स्पीड यानी चाल, और डी में इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तो इसका सही आंसर हो गया तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य की व्याख्या कर चुके हैं, और ये आवृत्ति, चाल और तीव्रता को देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो हमें चाल, तीव्रता और तरंग दैर्ध्य ये तीनों बदल जाता है। क्वेश्चन पूछता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या चेंज होता है? तो उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, उसका चाल बदल जाएगा, उसका तीव्रता बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। कहेगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन चीज़ नहीं परिवर्तन होता है? तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति जो सोर्स का हिस्सा है। मान लेते हैं कि मेरा ये बल्ब है, मान लेते हैं कि ये बल्ब है, इसका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति नहीं चेंज होगा। जब ये सोर्स को बदल देंगे, ये बल्ब को ही बदल देंगे, तब आवृत्ति चेंज होगा। यानी आवृत्ति जो है हमको सोर्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड? पे सोर्स के, जहाँ से वो उद्गम होता है। लेकिन उसके क्या क्या बदल जाएगा? तो चाल बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, उसका तीव्रता बदल जाएगा। मेरा जो पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य के अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? ऑप्शन है प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण। तो हो जाएगा इसका आंसर प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़कर छितराने की प्रक्रिया को दरअसल प्रकीर्णन कहते हैं। यानी इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब किसी कण पे पड़ेगा और चारों बगल छितरा जाएगा, उसी को कहते हैं प्रकीर्णन। दूसरा ऑप्शन अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में समझा चुके हैं। परावर्तन के बारे में समझा चुके हैं। व्यतिकरण है ना, इसका सिद्धांत जो है ना 1802 में थॉमस यंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? थॉमस यंग के द्वारा। ये व्यतिकरण के कारण है साबुन का जो बुलबुला होता है वह चमत्कार होता है, चमकीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो साबुन है उसका बुलबुला जो है वो रंगीन या चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ये दोनों के कारण साबुन का जो बुलबुला है वो जो रंगीन या चमत्कार दिखाई देता है। छठा क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा। और जो वास्तविक और उल्टा, ये जो हमारे आँख पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सबसे पहले उसका हो जाएगा आंसर है रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। और उसका दूसरा नाम है दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। तो उस पर जो आपका जो इमेज बनेगा रेटिना पर किसी वस्तु को, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो भी वास्तविक और उल्टा होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। बी का व्याख्या देख लिए। सी का देखते हैं आभासी और सीधा। ये उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। आभासी सीधा किस में बनता है? उत्तल दर्पण में, और वस्तु से छोटा होता है। डी नंबर में है वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। ये किस दर्पण में होता है? तो समतल दर्पण में। दरअसल समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है और पार्श्व उल्टा बनता है। यहाँ पे पार्श्व उल्टा कहने का अर्थ ये है कि मान लेते हैं मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक मेरा मिरर है, समतल मिरर है। कैसा मिरर है? समतल मिरर है। तो उसमें अगर हम दाहिने हाथ ऐसे उठाएंगे तो गौर करके देखिएगा उसमें दरअसल मेरा बायां हाथ उठाया हुआ प्रतीत लगता है। इसी कहते हैं
पार्श्व उल्टा। क्या कहते हैं? पार्श्व उल्टा। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर होता है, पार्श्व उल्टा होता है और काल्पनिक होता है। क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। और काल्पनिक और बड़ा किस में बनेगा? तो खगोलीय दूरदर्शी में। 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा या समतल दर्पण के द्वारा? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वो प्रिज्म के द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा संभव है? प्रिज्म के द्वारा संभव है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है? ये जो फिगर है यह उत्तल लेंस का है, ये जो फिगर है यह अवतल लेंस का है। अगर इसका हम परिभाषा बनाना चाहे उत्तल लेंस का, तो बीच में मोटा यानी केंद्र में मोटा और किनारे पर पतला हो तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब बीच में मोटा किनारे में पतला, तो क्या कहते हैं उसको? उत्तल लेंस। जब किनारे में मोटा और बीच में पतला हो उसको कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। फिर अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। मेरा जो 8वां क्वेश्चन है, आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? पुतली, रेटिना, आइरिस, सिलियरी मांसपेशी। तो इसका जो फोकल दूरी है वह सिलियरी मांसपेशी के द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब आंख के लेंस की जो फोकल दूरी है वह सिलियरी मांसपेशी के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। ऑप्शन ए है पुतली। इसको देखते हैं क्या है? ये आइरिस यानी परिताड़का, आइरिस को हिंदी में कहते हैं परिताड़का। इसके पीछे एक छेद होता है, उसी को कहते हैं पुतली। उसी को क्या कहते हैं? पुतली। ये दरअसल पुतली क्या करता है? तो लेंस की जो सिकुड़ने के काम करता है और फैलाने के काम करता है। जैसे प्रकाश या धूप में जब हम रहते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। पुतली जो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और जब अंधेरा में जाते हैं तो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर देता है। दरअसल यही कारण है कि आप एकाएक प्रकाश से यानी धूप से अचानक अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो थोड़ा देर के लिए कम दिखाई देता है और धीरे धीरे सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पुतली का जो ये आकार है, उसके लेंस के जो आकार है वो धूप में सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे जब अंधेरा कमरा में जाते हैं तो धीरे धीरे वो फैलने का काम करता है। इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है सही आँख को देखने में। तो ये पुतली का काम है। रेटिना, तो हम जानते हैं कि किस आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर ही बनता है। इसको कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आइरिस आँख का रंग मतलब आइरिस का रंग होता है। आँख का रंग मतलब आइरिस का रंग। 9वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। ऑप्शन ए डायऑप्टर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी नॉन। तो सही आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। लेंस की क्षमता मापी जाती है किस में? डायऑप्टर में। जैसे उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेकिन पूछेगा क्षमता मापी जाती है किस में? डायऑप्टर में। उसका फार्मूला होता है D बराबर में 1/f। 1/f। ध्यान रहे यह मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा की मात्रक है। आँख के रेटिना की कैमरा की तुलना किस भाग से की जाती है? फिल्म से, लेंस से, शटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म से। आँख की रेटिना की जो कैमरा है उसकी तुलना किससे की जाती है? तो फिल्म से की जाती है। दोस्तों, आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आप लोग के साथ 2 क्वेश्चन भी दे रहा हूं, जो कमेंट बॉक्स में अगर आंसर जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन है इसमें विषम रंग को पहचाने,
ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। एक बार पुनः सुन लेते हैं कि विषम रंग को पहचाने, इसमें से कौन ऑड है यानी विषम है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? जो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें रंगों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 118। तो आप जरूर इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो और ये मेरा जो पहल है बिहार पुलिस के विद्यार्थी के लिए कैसा है। धन्यवाद।